मल्होत्रा के पास चलते हैं जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मोहित, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मुलाकात की है मनमोहन सिंह से। क्या मनमोहन सिंह से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं? देखिए, मनमोहन सिंह अमृतसर से चुनाव लड़ें, इसको लेकर पंजाब कांग्रेस की ओर से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। पास करके उस प्रस्ताव को राहुल गांधी के पास भेजा गया और कहा गया है कि अमृतसर से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं पंजाब कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि मनमोहन सिंह चुनाव लड़ें। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि जो कल जो मुलाकात हुई है जिसके अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब की जो कांग्रेस प्रभारी हैं आशा कुमारी, इन तीनों ने जब मुलाकात की तो मनमोहन सिंह की तरफ से अपनी उम्र और सेहत का हवाला दिया गया है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और आशा कुमारी अभी भी ये मान रहे हैं कि उनको कन्विंस कर लिया जाएगा, क्योंकि पंजाब में जो चुनाव होने हैं वो अंतिम चरण यानी 19 मई को होने हैं। अभी काफ़ी वक्त है, ऐसे में मनमोहन सिंह को मनाने की कोशिश की जाएगी। और एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुले तौर पर ये बात कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि पंजाब की तमाम 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस क्लीन स्वीप करे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पंजाब कांग्रेस का काफ़ी बड़ा योगदान हो। इसी वजह से वो विनिंग कैंडिडेट्स को ही मैदान में उतारना चाहते हैं जो कि जीत की गारंटी हो। और अमृतसर से अगर मनमोहन सिंह उतरते हैं तो कांग्रेस मानकर चल रही है कि वो क्लीन स्वीप करेंगे और जीतकर अमृतसर की सीट कांग्रेस की झोली में लाएंगे। बिल्कुल, तो मनमोहन सिंह अमृतसर से चुनाव लड़े, ये कांग्रेस कोशिश कर रही है और पूरी पार्टी इसमें जुटी हुई है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वापस हम लौटेंगे। दरअसल एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने चुनावों की तारीखों के ऐलान पर चुनाव आयोग की तारीफ की, साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटने की उम्मीद भी जताई। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। इस समय हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो तारीखें आ चुकी हैं, 29 अप्रैल को महाराष्ट्र में रिजल्ट है और 23 मई को रिजल्ट है, तो इस पूरे मुद्दे पे किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद की दुनिया टिकी है, सब लोग, यूपीए हो, एनडीए हो, बीजेपी है। देखिए, तारीख तो आज आई है, लेकिन अब माहौल बनेगा, गर्मा गर्मी शुरू होगी। इस देश के लोकतंत्र में जो ज़्यादा हवा गर्म करेगा उसकी दिशा में लोग जाते हैं। अब तो हवा एनडीए की गर्म है अभी तो। लेकिन चुनाव होता है, देश का चुनाव है, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, सबसे बड़ी और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि बहुत ही नियोजित और शांततापूर्ण तरीके से चुनाव हो। सर, जो कांग्रेस है उसने सारे कार्ड्स अपने ओपन कर दिए, चाहे राफेल मुद्दे का हो, फिर प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी में शामिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये उनके लिए एक मजबूत पॉइंट्स है। देखिए, चुनाव हमेशा ही देश का जब चुनाव होता है लोकसभा का, पार्लियामेंट का, तो बहुत ही रोचक होता है। बहुत बड़ा देश है, इतने राज्य है, इतनी भाषाएं हैं, इतने रीजनल पार्टीज है, अपने अपने छोटे छोटे राज्य में भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, छोटे छोटे प्रदेश में भी रीजनल पार्टी का बहुत महत्व होता है। और इस बार इस देश की राजनीति में फिर एक बार रीजनल पार्टी का महत्व रहेगा। अब उनका महत्व कोई भी राष्ट्रीय पार्टी कम नहीं कर सकती। देश की अगली सरकार में भी रीजनल पार्टी रहेगी और वो तय करेगी किसका सरकार। विवेक गुप्ता के पास चलते हैं। विवेक, संजय राउत को भी हम सुन रहे थे, कई अहम बातें उन्होंने कही कि एक तो कांग्रेस चुनौती नहीं है, राफेल मुद्दा नहीं है और क्षेत्रीय पार्टियों की बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत, आपने देखिए शिवसेना ने साफ तौर पर कह दिया कि क्षेत्रीय पार्टी है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। आपको बताना चाहेंगे 2014 में जब चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र में जो 48 सीटों में से तकरीबन 40 से ज़्यादा सीटें बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर जीती थी। फिर से ये गठबंधन हुआ है। हालांकि जो गठबंधन को लेकर जो शुरू में जो कयास काफ़ी लगाए जाए थे, दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो गए, लेकिन चुनाव की तारीख ऐलान होने से ठीक पहले ही दोनों पार्टियों में गठबंधन एक अच्छे संकेत बता रहे हैं। साथ ही साथ दोनों पार्टियाँ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है और इस बार भी दावा कर रही है कि जो महाराष्ट्र की अगर हम 48 सीटों की बात करें तो इस बार भी 40 से ज़्यादा सीटें जीतकर वो सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही साथ जो संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी ही उनके पीएम कैंडिडेट होंगे, उनकी पार्टी की तरफ से भी और जितनी भी जो एनडीए की तरफ से भी, वो मोदी के ही लीडरशिप में वो चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहते हैं कि महाराष्ट्र में अगर बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन अभी नहीं हुआ है और ओवरऑल अगर बीजेपी के साथ शिवसेना का साफ तौर पर कहना है कि इस
बार भी कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई बड़े चेहरे नहीं है। उनकी जो चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो अभी तक पूरी तैयारी नहीं हुई है, और जो महागठबंधन को लेकर कांग्रेस लगातार दूसरी पार्टियों के साथ मिलने की कोशिश कर रही है, और महागठबंधन अभी तक पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है। तो कहना है कि शिवसेना का साफ तौर पर कहना है कि जो तैयारियां हैं चुनाव की वो कांग्रेस की पूरी तरह नहीं दिख रही हैं, और इस बार भी 2019 में भी जो कांग्रेस है वो आसपास भी जीत के नजर नहीं आ रही है। जसप्रीत, बिल्कुल विवेक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और 23 मई को यह भी पता चल जाएगा कि नई सरकार कौन बनाने वाला है। चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई, जिसके बाद देश का चुनावी पारा अचानक चढ़ गया। तय हो गया कि अब प्रधानमंत्री के प्रहार और तेज होंगे, राहुल गांधी का प्रचार और आक्रामक होगा, ममता फिर हुंकार भरेंगी। साइकिल से लेकर हाथी तक, घड़ी से लेकर तीर कमान तक, लालटेन से लेकर तीर तक और पंजे से लेकर कमल के फूल तक जोरदार जंग होगी। जनता हिसाब मांगेगी, नेता दावे भी करेंगे और वादे भी करेंगे। घोषणाओं का पिटारा खुलेगा, रैलियों का रैला निकलेगा और ईवीएम पर महाभारत भी होगी। लेकिन 2 महीने में देश का भविष्य उसी ईवीएम में कैद हो जाएगा। The MCC for the guidance of political parties and candidates comes into effect from today itself in the entire country. चुनाव का ऐलान हुआ ही था कि जीत के दावे शुरू हो गए। प्रधानमंत्री ने ट्विटर से ही 5 साल का हिसाब देना शुरू कर दिया। ट्विटर पर लिख दिया कि फिर एक बार मोदी सरकार। इस बार के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ। खासतौर पर सोशल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग ने खासतौर पर सतर्कता बरती है। चुनाव आयोग के मुताबिक ट्विटर, फेसबुक और गूगल ने वादा किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी विज्ञापन डाले जाएंगे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा अहम बदलाव ये होगा कि पहली बार ईवीएम पर केवल उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह ही नहीं बल्कि उम्मीदवार की फोटो भी होगी, ताकि अगर एक ही नाम के कई उम्मीदवार हों तो वो भी वोट देने वाले को सही उम्मीदवार की पहचान करने में कोई परेशानी ना हो। इस बार देश में कुल 90 करोड़ लोग वोट डाल पाएंगे, जो 5 साल पहले के आंकड़े से करीब 8.5 करोड़ ज्यादा है। चुनाव अधिकारियों को आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी इस बार मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, और चुनाव आयोग ने दावा किया कि महज 100 घंटे के अंदर हर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार 10 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो पिछली बार से 1 लाख ज्यादा हैं, और वोट देने वालों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। 1950 डायल करके अपने वोट से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है। और 11 अप्रैल से देश में चुनावी कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 18 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें 15 राज्यों की 115 सीटों पर लोग वोट डालेंगे। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 6 मई को 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर लोग वोट डालेंगे, और 7वें चरण में 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण होगा। इसके बाद 23 मई को वोटों की गिनती भी हो जाएगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। देश के 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां हर चरण में किसी न किसी सीट पर वोटिंग होगी। ये तीनों देश के बेहद अहम और सियासी तौर पर बेहद संवेदनशील राज्य हैं। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में वोटिंग 7 चरणों में रखी गई है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और देश के उत्तरी छोर के राज्य जम्मू कश्मीर में वोटिंग 5 चरणों में होगी। झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में वोटिंग 4 चरणों में होगी। असम और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। तो 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें एक ही चरण में वोटिंग पूरी हो जाएगी। इनमें आंध्र, अरुणाचल, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ शामिल हैं। इस साल के लोकसभा चुनाव में मध्य और उत्तरी राज्यों में सबसे ज्यादा तादाद में जनता वोट डालेगी। देश का यह हिस्सा सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र समेटे हुए है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि उत्तरी राज्यों में अहम जगह रखने वाले राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं। तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर जनता वोट डालेगी, और इसी तरह जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 6 लोकसभा सीटें हैं, जबकि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर सबकी नजर रहेगी। वहीं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 2019 के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती हैं।